नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रगति क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला मोनोसेकेराइड, दूसरा डाइसेकेराइड, तीसरा पॉलीसेकेराइड। तीसरा क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। पहला मोनोसेकेराइड, दूसरा डाइसेकेराइड, तीसरा पॉलीसेकेराइड। जो मोनोसेकेराइड होता है उसको एक अणु शर्करा भी कहते हैं, सरल शर्करा या एक अणु शर्करा भी कहते हैं। इसको मोनोसेकेराइड जो है इसको एक अणु शर्करा या सरल शर्करा कहते हैं, क्योंकि ये बहुत आसानी से टूट जाता है। पानी में घुलनशील, ये सारे अणु जो होते हैं पानी में घुलनशील होते हैं, जितने भी मोनोसेकेराइड होते हैं। इसके बाद बात करेंगे डाइसेकेराइड। तो जब दो मोनोसेकेराइड आपस में मिलते हैं तो एक डाइसेकेराइड का निर्माण होता है। जब दो मोनोसेकेराइड आपस में मिलते हैं तो एक डाइसेकेराइड बनता है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे सुक्रोज है तो एक ग्लूकोज और दूसरा फैक्टोज को मिलाकर क्या बना है? सुक्रोज। तो दो मोनोसेकेराइड आपस में बनते हैं तो एक डाइसेकेराइड का निर्माण होता है। ऐसे है पॉलीसेकेराइड बहुअणु शर्करा हम इसको कहते हैं। जब इसमें ग्लूकोज जैसे मोनोसेकेराइड के भी ढेर सारे अणु, जब बहुत सारे अणु मिलते हैं तो क्या होता है? एक पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। ये बहुअणु शर्करा है, इसमें शर्कराओं को जो है गिना नहीं जा सकता। अब देख लेते हैं कौन कौन से मोनोसेकेराइड हैं, कौन कौन से डाइसेकेराइड हैं और कौन से पॉलीसेकेराइड शर्कराएँ हैं। तो जो ग्लूकोज है हमारा, ये मोनोसेकेराइड है, यानी ग्लूकोज सबसे सरलतम रूप है, तो इसलिए ये मोनोसेकेराइड है। ग्लूकोज हो गया, फैक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये सब क्या है? ये मोनोसेकेराइड है। ग्लूकोज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टोज भी इंपॉर्टेंट है, गैलेक्टोज भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्लूकोज जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों किसके अंतर्गत आएंगे? ये मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। फिर आता है डाइसेकेराइड। कौन कौन से होते हैं? जो 2 से 10 अणु तक की शर्कराएँ होती हैं उनको हम लोग डाइसेकेराइड कहते हैं। जैसे सुक्रोज हो गया, जैसे जैसे सुक जैसे सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। ये लैक्टोज है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। सुक्रोज जो है फलों में पाई जाने वाली शर्करा है। तो ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों डाइसेकेराइड होते हैं। अब बात करेंगे पॉलीसेकेराइड क्या क्या है। जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, हेमी सेल्यूलोज हो गया, पेक्टिन हो गया। ये सब क्या है? पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। पहला मोनोसेकेराइड, दूसरा डाइसेकेराइड, तीसरा पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के अंतर्गत 3 आते हैं, ग्लूकोज, फैक्टोज, ग्लैक्टोज। डाइसेकेराइड के अंतर्गत भी 3 आते हैं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, ये सारे आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे ग्लूकोज की, एक एक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्लूकोज की। ग्लूकोज का सूत्र है जो C6H12O6, इसे कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। ग्लूकोज को हम लोग और क्या कहते हैं? तो कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है, सबसे स्मॉल यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की। किसकी? कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरलतम इकाई है, सबसे छोटी यूनिट है। जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट क्या है? कोशिका है। वैसे कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरलतम रूप क्या है? ग्लूकोज है। कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो किस में टूटेगा? ग्लूकोज में टूटेगा, नहीं सबसे सरलतम रूप में टूटेगा, ग्लूकोज में टूटेगा। इसकी जो सामान्य मात्रा होती है मनुष्य के शरीर में, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 80 से 120 होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो आप लोग को डायबिटीज़ हो जाएगा, इससे कम भी होगा तो वो भी सही नहीं है। तो इसका जो सामान्य स्तर है वो कितना होना चाहिए? 80 से 120 होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। एक ग्लूकोज जो है, जैसे हम लोग के जीवन में ग्लूकोज की मात्रा 80 से 120 है, सामान्य स्तर इसका। अगर इससे ज़्यादा हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, इस सामान्य स्तर से ज़्यादा हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, एक मात्रा तो हम लोगों ने बनाई नहीं है, कभी कभी कुछ ज़्यादा खा लेते हैं या कभी कभी कम हो जाता है। जो ये ग्लूकोज, जो हम लोग कभी कभी ग्लूकोज ज़्यादा ग्रहण कर लेते हैं तो उसका क्या होता है? वो संचित हो जाता है। और ये संचित कहाँ होता है? तो यकृत और मांसपेशियों में संचित हो जाता है। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोजेनोलिसिस प्रक्रिया। ग्लाइकोजेनोलिसिस प्रक्रिया कहते हैं। और ये इसका संचित कहाँ होगा? तो ग्लूकोज का तो ये जो ग्लूकोज है वो क्या होता है?
ये जो ग्लूकोज है ये ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ये जो ग्लूकोज है वो किसके रूप में, जब हम एक दिन में शरीर में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ग्रहण कर लेते हैं, जब ज़्यादा ग्लूकोज ग्रहण कर लेते हैं, हमारे शरीर को उतने ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं होती, हम उतना कार्य नहीं करते, तो ये जब हमारे शरीर में बचा रह जाएगा, इसका कार्य नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाएगा। ये संचित कहाँ होगा, यकृत में होगा, मांसपेशियों में होगा, यकृत में होगा और मांसपेशियों में होगा। और ये संचित करने में मदद कौन करता है, तो इंसुलिन करता है। ये संचित होने में मदद कौन करेगा, ग्लूकोज जो है ये किसके रूप में परिवर्तित होगा, तो ग्लाइकोजन के। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ग्लूकोज किसके रूप में परिवर्तित होता है, तो ग्लाइकोजन के। ग्लूकोज किसके रूप में परिवर्तित होगा, ग्लाइकोजन के। अभी बहुत सारी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लूकोज की मात्रा जो हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो किसके रूप में संचित होता है, तो ग्लाइकोजन में। और ये संचित कहाँ होगा, मांसपेशियों और यकृत में। मांसपेशियों और यकृत में जो है ये संचित होता है, मांसपेशियों और यकृत में। ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ संचित होता है। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो ये मांसपेशियों और यकृत में जो है संचित होता है। और इस प्रक्रिया को कहते क्या हैं हम लोग, तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रक्रिया, ग्लाइकोजेनेलिसिस प्रक्रिया, ग्लाइकोजेनोसिस प्रक्रिया इसको कहते हैं। और इसमें मदद कौन करेगा, तो मदद जो है इंसुलिन करता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब इसके स्रोत कौन कौन से हैं ग्लूकोज के, तो इसको अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। अंगूर में पाया जाता है, यहाँ पे देखेंगे इसको अंगूर की शर्करा भी कहते हैं, कॉर्न शुगर भी कहते हैं। ये शहद में पाया जाएगा, चीनी में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, कुछ मात्रा में फलों में भी पाया जाता है। अब ग्लूकोज का स्तर मैंने आप लोगों को अभी बताया, जो ग्लूकोज का सामान्य स्तर होता है 80 से 120 होता है। अगर इसका स्तर हमारे शरीर में बढ़ जाता है और इंसुलिन जो है काम करना बंद कर देता है, या इंसुलिन उतने अच्छे से काम नहीं करता, तो ये क्या होगा, ग्लाइकोजन के रूप में नहीं परिवर्तित हो पाएगा। जब इंसुलिन अपना काम करना बंद कर देगा तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में जब नहीं परिवर्तित होगा तो संचित नहीं होगा। तो जितना भी हम ग्लूकोज लेंगे, जो हमारे शरीर को उतनी ज़रूरत नहीं रहेगी, तो ये धीरे धीरे ग्लूकोज हमारे शरीर में बढ़ने लगेगा। और ये जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, हमें मधुमेह हो जाता है। मधुमेह हो जाता है। तो मधुमेह में कब होता है, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है और जब इंसुलिन अपना कार्य करना बंद कर देता है और ये जो है ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाता। यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमारे शरीर को ग्लूकोज क्या करता है, त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है, यानी तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे हम लोग ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं तैसे हम लोग को ऊर्जा मिलने लगती है, यानी एनर्जी मिलने लगती है। इसका पाचन जो है बहुत आसानी से हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं, जैसे बाई चांस मान लीजिए आप लोग कि इंसुलिन भर जाता है, यकृत और मांसपेशियाँ जो हैं वो भर जाती हैं। ये 100 से 200 ग्राम ही क्या करती हैं, स्टोर कर पाती हैं ऊर्जा को। 100 से 200 ग्राम ही स्टोर कर पाती हैं, किसको, ग्लूकोज को। तो इसके बाद ये कुछ हद तक वसा में भी स्टोर होते हैं। कहाँ पे स्टोर होते हैं, कुछ हद तक वसा ऊतकों में भी ये लोग स्टोर हो जाते हैं। कुछ हद तक जब बाई चांस मांसपेशी और यकृत भर जाता है, ग्लाइकोजन जो है भर जाता है, ये सारी चीज़ें भर जाती हैं, तो ये कहाँ स्टोर होंगे, तो कुछ हद तक ये वसा ऊतक में भी स्टोर होते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं लिपोजेनेसिस प्रक्रिया। अगर ये वसा में स्टोर होगा तो इसको क्या बोलेंगे, लिपोजेनेसिस प्रक्रिया। अब यहाँ पे देखते हैं, अब ये जब स्टोर हो गया और हमने कभी व्रत रखा खाना नहीं खाया, तो ये क्या करते हैं, हमें एनर्जी जो है ग्लाइकोजन के रूप में जो परिवर्तित हुए रहेंगे, फिर ये ग्लूकोज के रूप में भी बन जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज के रूप में फिर परिवर्तित होगा, यहाँ अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये ग्लाइकोजन जो है ग्लाइकोजन के रूप में जो यकृत में जमा हुआ है, ये जब फिर ग्लूकोज के रूप में टूटेगा तो इसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रक्रिया। ये जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में फिर टूट के हमें ऊर्जा प्रदान करेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रक्रिया। इसमें इंसुलिन मदद करता था, इसमें भी 2 हार्मोन्स हमारी मदद करेंगे, एक ग्लूकागॉन और एक एडेनिलीन। ये जो है 2 हार्मोन्स हमारी मदद करते हैं। फिर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का जो है ऑक्सीकरण होता है, तो ये एटीपी में टूटता है। जब ग्लूकोज का, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो किस में टूटेगा, तो एटीपी में टूटेगा। एटीपी क्या है, तो एटीपी में ऊर्जा प्रदान करती है। जब क्या है एटीपी में ऊर्जा प्रदान करती है। इतना आप लोग याद रखें कि जब एक ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो एटीपी के रूप में टूटेगा। एटीपी हमको क्या करेगी, ऊर्जा प्रदान करेगी।
ऊर्जा प्रदान करेगी। कभी कभी एटीपी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये इसका फुल फॉर्म है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसके कुछ कार्य हैं, तो उस कार्य को भी देख लेते हैं। जैसे ऊर्जा का स्रोत, ग्लूकोज क्या है, ऊर्जा का स्रोत है, मस्तिष्क के लिए बहुत आवश्यक है। मस्तिष्क में ही यही केवल है ग्लूकोज ही जो ऊर्जा पहुंचाता है मस्तिष्क तक, ताकि हम लोग पढ़ाई कर सके, अपना कार्य अच्छे से कर सकें, हमारा माइंड वर्क कर सके। इसके बाद आता है प्रोटीन, और वसा और प्रोटीन के निर्माण में भागीदारी निभाता है। किसी भी चीज़ का निर्माण तब होगा कि आप कोई कार्य तब करेंगे जब हमारे शरीर में एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी, तभी भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, अदर कोई काम, घर का काम भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप तभी कर सकते हैं जब आपके शरीर में ऊर्जा हो। तो ऐसे ही जब हमारा शरीर अंदर वर्क करता है, यानी हमारे शरीर के अंतर्गत जब प्रोटीन का निर्माण होता है, वसा बनती है, ये सब आप जब डायरेक्ट तो कंज्यूम करते नहीं, इन सबको उसको स्रोत ग्रहण करते हैं, जैसे खाना हो गया, जैसे दूध हो गया, जैसे प्रोटीन, सोयाबीन में बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप जब कंज्यूम करते हैं तो अंदर प्रोसेस होकर क्या होता है, ऊर्जा का जब निर्माण होगा, जब टूटी फूटी जब कोशिकाओं तक ये ऊर्जा पहुंचाई जाती है, तो उसमें क्या लगती है, ऊर्जा की सहायता लगती है, तो उसमें भी मदद करता है। रक्त शर्करा पर नियंत्रण रखता है, यानी रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ने ना पाए, इसको भी देखता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में जो है परिवर्तित होता रहता है। और हमारे शरीर में जो है कार्बोहाइड्रेट का अनुपात, ग्लूकोज का अनुपात सामान्य रहता है, तो ये क्या होता है, रक्त शर्करा पर भी नियंत्रण रखता है। यही रक्त में जब शर्करा बढ़ जाती है तो क्या होता है, डायबिटीज़ हो जाता है, जिसको हम लोग ब्लड शुगर कहते हैं। अब ये मेटाबॉलिज्म पर भी नियंत्रण रखता है। मेटाबॉलिज्म को हिंदी में कहते हैं चयापचय क्रिया, तो ये मेटाबॉलिज्म भी क्या करता है, नियंत्रण रखता है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर अस। थैंक यू सो मच।